अब हम देखेंगे टॉपिक 3.3 एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। पहले दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स। यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और जिस टाइम इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस टाइम इंटरवल का रेशियो है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का रेशियो यानी कि एवरेज वेलोसिटी। जबकि एवरेज स्पीड, नाउ एवरेज स्पीड is the ratio of the path length and the time interval in which the path is traveled। यानी कि एवरेज स्पीड वो पाथ लेंथ और टाइम इंटरवल का रेशियो है। यानी कि जिस टाइम इंटरवल में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो टोटल डिस्टेंस और जो टाइम इंटरवल है उन दोनों का रेशियो ये है एवरेज स्पीड। यहां पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में एक बेसिक डिफरेंस है। ये कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। और एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ पॉजिटिव होगी। यहां पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का सिंबल होता है वी बार, या फिर ऐसे आप इसको ट्रायंगल ब्रैकेट में वी करके भी लिख सकते हैं। यहां पे एवरेज स्पीड में भी वी बार और या फिर आप ट्रायंगल ब्रैकेट में वी ऐसे लिख सकते हैं। दरअसल एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें वेक्टर की साइन दिखाना ज़रूरी होता है। इसलिए दरअसल इसका सिंबल होता है ऐसे वी बार और उसके ऊपर वेक्टर, या फिर ट्रायंगल ब्रैकेट में वी और उसके ऊपर वेक्टर। लेकिन हम इस चैप्टर में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे और इसलिए इस तरह का सिंबल ही हम लिखेंगे। याद रहे कि इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें हम सारी वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर फॉर्म में लेंगे, तब जाके ऐसा सिंबल इसमें यूज किया जाएगा वेक्टर का। और साथ में इसके इक्वेशन के साथ में हम इसकी डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस लेसन में एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होने के बावजूद हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे, इक्वेशन में भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे। इसलिए यहां पे दोनों के सिंबल सेम होते हैं। अब जरा इसका इक्वेशन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी जैसे कि हमने कहा कि भाई डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का रेशियो है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर वाई डायरेक्शन में मोशन है तो आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, जेड डायरेक्शन में तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो। डेल्टा एक्स को वापस हम x2 माइनस x1 करके भी लिख सकते हो और डिवाइड बाय यहाँ पे ये आ जाएगा डेल्टा टी यानी कि t2 माइनस t1। वैसे कभी कभी आपको ये इक्वेशन ऐसे भी दिख जाएगा, बार v इजकल टू s अपॉन टी, जहां पे s डिस्प्लेसमेंट के लिए और t टाइम इंटरवल के लिए। यहां पे डेल्टा टी नहीं लिया गया, सिर्फ t लिया गया है। एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो एवरेज स्पीड का इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। यहां पे आपको पता है कि एवरेज स्पीड यानी कि पाथ लेंथ और टाइम इंटरवल का रेशियो, तो पाथ लेंथ डेल्टा एल अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और इसको हम लिख सकते हैं वैसे L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1 करके। ये इक्वेशन भी आपको कभी कभी बार v इजकल टू L अपॉन टी के फॉर्म में मिल जाएगा। यहां पे L यानी कि पाथ लेंथ और T यानी कि टाइम इंटरवल। तो ये हो गया इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी का डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये हो गया इक्वेशन एवरेज स्पीड का डेल्टा
L अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया गया है। इसका मतलब इन दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। आप जानते हो कि ये SI यूनिट है, लेकिन इसके अलावा किलोमीटर पर आवर भी एक पॉपुलर यूनिट है, तो कभी कभी आपको ये किलोमीटर पर आवर में मिलेगा। यहाँ भी एवरेज स्पीड में भी यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम एक्स वर्सेस टी ग्राफ। एक्स यानी कि यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे से एवरेज वेलोसिटी। देखिए अभी तक हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड की, लेकिन वो इक्वेशन पे से थी, लेकिन ग्राफ से भी ये फाइंड किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने टॉपिक 3.2 में ऐसे ग्राफ देखे थे। आप देख रहे हो कि तीनों ग्राफ एक्स वर्सेस टी के ग्राफ है, और यहाँ पे पहले ग्राफ में ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, दूसरे में कम हो रहा है और तीसरे में हॉरिजॉन्टल है, यानी कि स्टेडी है। तो ऐसे में हमने समझा था कि यहाँ पे ये जो पहला ग्राफ है इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ये जो दूसरा ग्राफ है इसमें वेलोसिटी नेगेटिव होती है, और जो तीसरा ग्राफ है इसमें वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। अगर ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो इसमें x की वैल्यू टाइम के साथ बदल ही नहीं रही, इसका मतलब कि मोशन नहीं है, तो ये एट रेस्ट है, इसलिए वेलोसिटी जीरो होती है। अब ये समझते हैं हम कि इस ग्राफ में से एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इसका स्लोप लेके। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये स्लोप क्या है। तो देखते हैं स्लोप ऑफ ए ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको। स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप का सिंबल है m, स्मॉल m। अब इसके लिए मैं यहां पे एक y वर्सेस x ग्राफ लेता हूं। देखिए यहां पे ये वर्टिकल एक्सिस पे y है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x है, तो इसको y वर्सेस x का ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि यहां पे हम इसको x वर्सेस t का ग्राफ बोल रहे थे, ऐसे इसको y वर्सेस x का ग्राफ बोलते हैं। अब देख सकते हो कि ग्राफ इस तरह से, और ये एंगल बना रहा है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, या कहूं कि x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा। अब इसका स्लोप कैसे लिया जाए, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप इस ग्राफ में कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स चूज करो, कोई भी दो रैंडम पॉइंट चूज करो इस तरह से, और फिर इन दोनों पॉइंट से दोनों एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ले लो। ये हो गया प्रोजेक्शन पहले पॉइंट से एक्स एक्सिस पे, और ये दूसरे पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर, और ऐसे ही ये हो गया वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन दोनों पॉइंट से। अब इन दोनों पॉइंट्स का नाम यहाँ पे, जैसे कि मैं इसको पहला पॉइंट कह देता हूँ और इसको मैं दूसरा पॉइंट कह देता हूँ। आप इसको फर्स्ट पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट मान ले तो आप इसको आई भी कह सकते हो, और सेकंड पॉइंट को आप फाइनल पॉइंट मान ले तो आप इसको एफ भी कह सकते हो। तो इसके मुताबिक अब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन मैंने लिए, ये प्रोजेक्शन हो जाते हैं यहाँ पे x1, ये वाला x1 और ये वाला x2, और ऐसे ही ये जो प्रोजेक्शन है ये हो जाएगा y1 और ये प्रोजेक्शन हो जाएगा y2। अब देखते हैं कि
स्लोप का इक्वेशन क्या है। ये हो गया स्लोप, सिंबल m, और इसका इक्वेशन आएगा डेल्टा ऑफ वर्टिकल एक्सिस अपॉन डेल्टा ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और इस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया स्लोप का इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम किसी भी दूसरे ग्राफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक बात और, इस स्लोप को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक m इजकल टू टेन थीटा, क्योंकि अगर मैं यहां पे ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं, तो ये हो जाएगा टोटल डेल्टा x और ये हो जाएगा टोटल डेल्टा y। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो वो तो हो जाता है टेन थीटा। तो यानी कि m इजकल टू टेन थीटा भी एक इक्वेशन है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमें मिल रहा है m इजकल टू टेन थीटा। अब यही हम यूज करते हैं हमारे x वर्सेस t के ग्राफ के लिए, यानी कि मैं यहां पे ले रहा हूं स्लोप m इजकल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। समझिए, ये जो ग्राफ था वो y वर्सेस x का ग्राफ था, तो हमने यहां पे लिया था m इजकल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लेकिन अब जो ग्राफ है वो है x वर्सेस t का ग्राफ, तो यहां पे स्लोप हो जाएगा m इजकल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। बट हम जानते हैं कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t यानी तो वेलोसिटी हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी v बार हो जाती है। तो ये आपको मिल रहा है कि भाई स्लोप इजकल टू एवरेज वेलोसिटी। मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे स्लोप इजकल टू एवरेज वेलोसिटी मिल रही है। तो इस तरह से अगर हमें x वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है तो उसके स्लोप पर से हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहां पे आप x2 माइनस x1 और डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिख सकते हो। अब इस स्लोप के इक्वेशन से ही हम समझेंगे कि यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव और यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है। दरअसल यहां पे स्लोप पॉजिटिव होता है और यहां पे स्लोप नेगेटिव होता है, और क्योंकि स्लोप यानी एवरेज वेलोसिटी है तो पैरेलली एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। अब एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है और एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है, ये समझते हैं हम। इसके लिए एक ये ग्राफ देखो, यहां पे आप देख रहे हो कि ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, मीन्स x की वैल्यू के बढ़ने के साथ y की वैल्यू कम हो रही है। अब यहां भी मैं दो रैंडम पॉइंट चूज कर लेता हूं, जैसे कि ये और ये। यहां पे एक ग्राफ में आप समझ सकते हो कि डायरेक्शन ग्राफ की इस तरफ है, x बढ़ रहा है तो इस तरफ मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। और यहां पे मैं अगर प्रोजेक्शन लूं, दोनों पॉइंट्स का प्रोजेक्शन अगर मैं लूं तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैं इसको कहूंगा इनिशियल पॉइंट और इसको कहूंगा मैं फाइनल पॉइंट। ऑब्वियस है, इस इनिशियल को हम नंबर दे रहे हैं 1 और ये जो फाइनल है उसको हम नंबर दे रहे हैं 2। अब क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन हो जाएगा y1 और यहाँ पे प्रोजेक्शन हो जाएगा x1, और ये 2 है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन हो जाएगा y2 और यहाँ पे प्रोजेक्शन हो जाएगा x2। अब इसको ध्यान से देखो, इन दोनों ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं। इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ में y2 इज ग्रेटर देन y1 और x2 इज ग्रेटर देन x1 है। आप देख लो,
मैं कह रहा हूं कि y2 की वैल्यू y1 से बड़ी है और यहाँ पे x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, ऑब्वियस है। तो फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में जो y2 माइनस y1 है पॉजिटिव आएगा और x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पूरा स्लोप पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब इस ग्राफ में देखो, यहां पे y2 की वैल्यू कम है y1 से, जबकि x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है। आई रिपीट, यहां पे y2 की वैल्यू y1 से कम है लेकिन x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है। तो ऐसे में स्लोप का इक्वेशन जब आप डालोगे तो y2 माइनस y1 नेगेटिव हो जाएगा, जबकि x2 माइनस x1 पॉजिटिव रहेगा। आई रिपीट, यहां पे y2 छोटा है और y1 बड़ा है और x2 बड़ा है, x1 छोटा है। इसका मतलब कि न्यूमरेटर माइनस होगा और डिनोमिनेटर प्लस होगा। इससे पूरा स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि हम नोट डाउन कर सकते हैं कि पहले ग्राफ में स्लोप जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, जबकि ये जो दूसरा ग्राफ है इसमें स्लोप हमेशा नेगेटिव मिलेगा, यहां पे स्लोप नेगेटिव है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, अगर ग्राफ ऐसे गिर रहा है तो स्लोप नेगेटिव रहेगा। तो यही अप्लाई होता है हमारे इन दोनों ग्राफ में भी। अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, इसका मतलब कि इसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी इसकी पॉजिटिव रहेगी। और ये ग्राफ अभी घट रहा है इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव रहेगा, तो फिर इसकी एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव रहेगी। तो पहले ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, और यहां पे वेलोसिटी जीरो आ रही है। ये भी स्लोप से समझ सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल है उसमें स्लोप ही नहीं है, इसमें कोई ढलान कहाँ है? ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो इसमें ढलान नहीं है, इसमें स्लोप है ही नहीं। इसका मतलब कि स्लोप इसका जीरो आएगा। दूसरी तरह से यहां पे आप समझ सकते हो कि भाई स्लोप m इजकल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा, लेकिन यहां पे x तो चेंज ही नहीं हो रहा। देखिए टाइम t बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ हॉरिजॉन्टली है, यानी कि x की वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो डेल्टा x जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि स्लोप यहां पे जीरो हो जाएगा। इसलिए इस ग्राफ में स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। तो यहां पे हमने समझा कि कैसे x वर्सेस t के ग्राफ पे से भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ना कि सिर्फ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है ये भी हम जान सकते हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो है इस स्लोप का। याद रखना, स्लोप सिर्फ वेलोसिटी के ग्राफ में यूज नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ग्राफ में स्लोप के ऊपर से हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए स्लोप का यूज हमें आगे भी करना पड़ेगा। अब हम टेक्स्ट बुक का एक x वर्सेस t का ग्राफ ध्यान में लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये x और ये t है, तो x वर्सेस t का ग्राफ हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्राफ ऐसे कर्व्ड है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है। अगर ये कर्व्ड है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए। वैसे ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है वो हम बाद में देखेंगे। अब हमें इसमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल 5 सेकंड टू 7 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 5 सेकंड टू 7 सेकंड। अब ये पॉइंट है 5 सेकंड का, तो इसका जो ये टाइम है इसको हम नाम दे देते हैं t1, और इसमें से यहां पे प्रोजेक्शन आ रहा है, तो इस प्रोजेक्शन से x के ऊपर यहां पे प्रोजेक्शन लिया गया है, इसको हम नाम दे देते हैं x1। आप देख सकते हो कि x1 की वैल्यू है 10। अब दूसरा टाइम है वो है 7 सेकंड, तो 7 सेकंड को मैं नाम दे देता हूं t2। तो यहां से ये जो पॉइंट मिल रहा है वो हमें सेकंड पॉइंट मिल रहा है, उसमें से x एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन लिया जाए तो हमें ये मिल रहा है x2। आप देख रहे हो कि x2 की वैल्यू है 27.4। ये मीटर में है, दोनों x1 और x2 दोनों मीटर में है और टाइम सेकंड में है। तो अब यहां से हम ले सकते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी
इक्वेशन आपको पता है, एवरेज वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ v बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू जैसे कि मैंने कहा 27.4 है, माइनस x1 की वैल्यू आप देख रहे हो कि 10 डिवाइड बाय t2 की वैल्यू 7 है और t1 की वैल्यू 5 है। तो इसका रेशियो आपको मिलेगा समथिंग 8.7 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाता है ग्राफ पे से एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना, 8.7 मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 3.1। इसके साथ इसकी ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं। अ कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ऑन OP। यहां पे आपको ये एक लाइन दिख रही है जिसमें ये है O और ये है P, यहां पे है ये Q। तो सपोज कि कार इज मूविंग ऑन OP, इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकंड। इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकंड and returns from P to Q in 6 seconds. It returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going A from O to P? So we need to find out average velocity and average speed while it is going from O to P, and B from O to P and back to Q. So we need to find out average velocity and average speed while it is going from O to P and coming back to Q. Okay, तो यहां पे है A जिसमें पाथ है सिर्फ O to P, और यहां पे B जिसमें पाथ है O to P and then back to Q। साथ ही मैं मेंशन कर दूं कि O से P तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको जैसे कि हम टाइम दे दें T1, तो T1 है 18 सेकंड, ये O से P तक जाने का टाइम है। और दूसरा जो टाइम है वो P से Q तक जाने का टाइम दिया गया है जिसको मैं नाम दे रहा हूं अभी T2। तो T2 है 6 सेकंड। इस T1 और T2 का हमें यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेते हैं केस A जिसमें मोशन है O से P तक की, और यहां पे मैं फाइंड करूंगा पहले एवरेज वेलोसिटी। अब आप जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा OP और इसमें टाइम जो लगता है वो है T1 जितना। तो यहां पे वैल्यूज पुटअप कर दो। आप देख सकते हो कि OP हो जाएगा 360, यहां पे ये 360 मीटर है, तो मैं ये मेंशन कर रहा हूं अभी। OP हो जाता है 360 और टाइम आपको दिया हुआ है इसमें 18 सेकंड, T1 18 सेकंड है, तो ये हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले केस में एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसमें एवरेज स्पीड ले लेते हैं हम। अब एवरेज स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर पाथ लेंथ अपॉन टाइम, बट ये स्ट्रेट पाथ है अभी, तो इसमें पाथ लेंथ यही होगा ना OP, और टाइम वही होगा T1। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी सेम आएगा 360 अपॉन 18 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हो कि आंसर सेम आ रहा है। यहां पे आपको एक बात समझ में आती है कि अगर स्ट्रेट पाथ है तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम रहेंगे। अब देखते हैं दूसरा केस। इसमें जो पाथ है वो OP और रिटर्न टू Q है। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट आएगा जनाब OQ, बिकॉज यहां पे ये O से P पे गया और वापस Q पे आ गया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ OQ हुआ ना। लेकिन टाइम इंटरेस्टिंग है समझना, टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2,
यहाँ से OP पे जाने पे टाइम लग गया T1, वापस आने पे लग गया T2। तो ऐसे में टोटल टाइम लेना पड़ेगा, यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा T1 प्लस T2। तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पे, अब देखिए OQ कितना हो रहा है, ये O और ये Q 240 है, तो इसका मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 240 सिर्फ। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 240 डिवाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 यानी कि 24। तो ये हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब ज़रा इस लोगों को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए। चलिए अब देखते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें डिस्टेंस हो जाएगा OP प्लस PQ। भाई ये पूरा डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो OP प्लस PQ और टाइम ऑब्वियसली T1 प्लस T2 दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो फिर अब OP कितना है यहाँ पे, आप देख रहे हो कि OP है 360 और ये PQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 240 यानी कि 120। तो ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 360 प्लस 120 और टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है T1 प्लस T2 यानी कि 24 सेकंड। तो ये हो जाएगा 480 डिवाइड बाय 24 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए जनाब, यहाँ पे एक ही मोशन की बात हो रही है OP से Q पे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड जबकि एवरेज स्पीड आ रही है 20 मीटर पर सेकंड। इसका रीज़न ये है कि बीच में से डायरेक्शन बदल गई। हमने बात की थी कि अगर ये पार्टिकल या कोई भी कार जो भी है वो अगर डायरेक्शन बदलता है तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं रहते हैं। एक और बात, अगर ये मोशन O से P ऐसे होती और P से Q ऐसे होती परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए ऐसे परपेंडिकुलर होती, ये जो P से Q ऐसे वापस जा रहा है ना उसकी वजह पे अगर P से Q ऐसे होता परपेंडिकुलर, तो ऐसी हालत में भी ये एवरेज स्पीड वही रहती, क्योंकि उसे डिस्टेंस तो वही ट्रैवल करना है, लेकिन हाँ एवरेज वेलोसिटी बदल जाती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। अब देखिए अगर ये P से Q यहाँ पे आ रहा है, Q अगर यहाँ पे आ रहा है तो मुझे फाइनल डिस्प्लेसमेंट OQ ऐसे लेना है, तो वो मुझे पाइथागोरस से लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए OQ इसमें हाइपोटेनस बनेगा और ऐसे हम OQ फाइंड कर सकते हैं। बात यह है कि ऐसे में ये एवरेज स्पीड तो वही रहेगी 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी बदल जाएगी बिकॉज इसमें डिस्प्लेसमेंट जो OQ है जो कि अभी 240 मिल रहा है वो 240 नहीं रहेगा। तो इस तरह से समझना ये है हमें कि अगर मोशन की डायरेक्शन बदलती है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बदल जाता है और ऐसे में एवरेज वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन क्योंकि पाथ लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस नहीं बदलेगा इसलिए एवरेज स्पीड नहीं बदलेगी। फाइनली मैं यहां पे चारों आंसर्स को हाईलाइट कर देता हूं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने आगे जो बात की कुछ ऐसा ही एग्जांपल है ये। यहां पे आप एक ऑब्जेक्ट का पाथ देख रहे हो, पहले A से B जा रहा है फिर B से C पे जा रहा है और हमें फाइंड करना है कि इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी है। साथ ही सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस है AB वो है 4 मीटर और ये जो डिस्टेंस है BC वो है 3 मीटर, और मानो कि AB डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है टाइम 10 सेकंड और ये BC डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है टाइम 5 सेकंड। तो हमें फाइंड करना है कि A से C तक में एवरेज वेलोसिटी कितनी है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to C।
अब इसके लिए हमें चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट। बच्चों आप जानते होंगे कि ये एक पेयर है, मीन्स अगर ये साइड 4 है और ये साइड 3 है तो यहाँ पे 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है अभी 5 मीटर। अब मैं ले रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी v बार इजकल टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि ए सी अपॉन टाइम यानी कि टोटल टाइम लेना पड़ेगा t1 प्लस t2। अब ए सी है 5 मीटर और टाइम जैसे कि आप देख रहे हो 10 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाता है 5/15, तो 1/3 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी आपको मिल रही है 0.3333 मीटर पर सेकंड। तो ये मिल गया हमें आंसर एवरेज वेलोसिटी का। एक और बात बता दूं इसके संदर्भ में कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि कोई एक बंदा वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, उसमें वो 4 मीटर का डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर करता है, फिर वो ईस्ट से साउथ की ओर जाता है और वहां पे वो 3 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर करता है। तो ऐसे में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है और यही आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग कभी कभी ये डायरेक्शन के वाइज होता है, तो आपको इसमें अज्यूम करके चलना है कि अगर वेस्ट से ईस्ट और फिर ईस्ट से साउथ का है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन नीट जी के पर्पज से कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, जैसे कि यहां पे एक पार्टिकल आप देख सकते हो कि ए से बी और फिर बी से सी पे जा रहा है। सपोज करो कि ये जब ए से बी पे जा रहा है तब इसकी वेलोसिटी है v1 और बी से सी पे जाते हुए इसकी वेलोसिटी है v2। और सपोज करो कि ए से बी तक जाते हुए इसे टाइम लगता है t1 और बी से सी तक जाते हुए टाइम लगता है t2। अच्छे से समझना, मैंने टाइम t1 और t2 जो कहा है वो टाइम इंटरवल है, ए से बी तक का टाइम इंटरवल और बी से सी तक का टाइम इंटरवल t2 ऐसे। और साथ ही हम बता देते हैं कि ए से बी तक का और फिर बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है। चलिए, ये ए से बी तक का डिस्टेंस है सपोज की d1 और बी से सी तक का डिस्टेंस है सपोज की d2। अब देख सकते हो कि d2 डिस्टेंस कम है और d1 डिस्टेंस ज्यादा है। अब हमें इसमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगा यहां पे कि एवरेज वेलोसिटी v बार इजकल टू, आप जानते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। तो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा d1 प्लस d2 और टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। ये अभी स्ट्रेट पाथ है, इसीलिए मैं आराम से यहां पे d1 प्लस d2 ले पा रहा हूं। अगर ये कहीं पे कर्व पाथ हुआ तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट के तौर पे ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। यहां पे तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, तो हम सीधा ही d1 प्लस d2 ले रहे हैं। तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये हो गया हमारा एक जनरल इक्वेशन। लेकिन अब हम इसमें दो स्पेशल केस देखेंगे। इसके लिए पहले एक बात बता दूं, अज्यूम करो कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ए से लेके सी तक का, ये टोटल डिस्टेंस है d और इसको कवर करने में टोटल टाइम जो लगता है वो है सपोज के t। क्योंकि यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि d विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2 एंड t विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2। अब केस ए, इफ
T1 and T2 both are same and it is T by 2. सपोज कि इट इज T by 2, यानी कि ये जो दो मोशन हुई है, इन दोनों मोशन में जो टाइम लगता है वो सेम है और वो पूरे टाइम का यानी कि T का हाफ है। पहले तो ये सोचो कि ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप कहोगे सर डिस्टेंस तो इसमें अलग है, तो टाइम सेम कैसे हो सकता है? अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो तो समझने की कोशिश करो। अगर A से B तक जाते हुए इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और B से C तक जाते हुए इसकी वेलोसिटी कम है, तो सेम टाइम इंटरवल में यहां पे ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा और उसी सेम टाइम इंटरवल पे यहां पे कम डिस्टेंस कवर होगा, जो कि अभी यहां पे दिख रहा है। तो यस, टाइम सेम हो फिर भी डिस्टेंस या कहूं कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है अगर वेलोसिटी अलग अलग। अब ऐसे में एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम यहां पे d1 का एक इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो d1 यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। आप जानते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैं यहां पे लूंगा वेलोसिटी v1 और टाइम t बाई 2। अब t1 नहीं लिखेंगे हम, t बाई 2 कहा है इसमें। और इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट d2 हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी v2, और यहां भी टाइम लिखेंगे हम t बाई 2। अब इन दोनों को हम हमारे एवरेज वेलोसिटी के इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी v बार इजकल टू, मुझे लिखना है दरअसल d1 प्लस d2, तो वहां पे मैं लिखूंगा ये v1 t बाई 2 प्लस v2 t बाई 2 डिवाइड बाई, मुझे लिखना है t1 प्लस t2, बट t1 प्लस t2 यानी t होता है ना, टोटल टाइम t। तो ऐसे में अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखिए सबसे पहले यहां पे ये t कट हो जाएगा और 1/2 कॉमन निकलेगा इसमें, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी v मिल रही है यहां पे v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। आप देख रहे हो कि ये एवरेज का इक्वेशन है, मीन का इक्वेशन है ये। दूसरी बात कि इस इक्वेशन में टाइम नहीं आ रहा, कहीं पे टाइम कैंसिल हो गया है, ना तो t आ रहा है, ना तो t1, ना तो t2। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि एक स्ट्रेट पाथ पे एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में v1 वेलोसिटी से और दूसरे सेम टाइम इंटरवल में v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऐसे में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो वो जाएगी v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। याद रहे कि अगर ये पाथ स्ट्रेट नहीं हुआ, अगर ये पाथ जैसे कि a से b ऐसे है और फिर b से c ऐसे है, यहां पे देखो b से c ऐसे, a से b और फिर b से c ऐसे है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी हालत में आप टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2 नहीं लिख सकते। फिर से कह रहा हूं, यहां पे ये d1 और फिर ऐसे d2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का होगा ऐसे, वो d1 प्लस d2 नहीं होता। इसलिए ये d1 प्लस d2 नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली ये आंसर भी बदल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने में अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, पाथ अगर स्ट्रेट है तो ये आप लगा सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर हम एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं तो इक्वेशन यही रहेगा, चाहे पाथ कैसा भी हो। आई रिपीट, एवरेज स्पीड में पाथ चाहे कैसा भी हो, एवरेज स्पीड फाइंड करने में ये इक्वेशन चलेगा, क्योंकि अगर पाथ स्ट्रेट है तो भी हम टोटल डिस्टेंस के तौर पे, टोटल पाथ लेंथ के तौर पे d1 प्लस d2 ऐसे ही लेंगे, और अगर पाथ ऐसे है a से b और फिर b से c ऐसे है, तो भी टोटल डिस्टेंस जो लेना है उसमें ये d1 प्लस d2 ही रहेगा। तो ऐसे में एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन चलेगा। तो
तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी नोट लिख देता हूँ कि ये इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तभी सही है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तभी सही है जब स्ट्रेट पाथ हो, स्ट्रेट पाथ। और ये इक्वेशन एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए किसी भी पाथ पे चलेगा, तो ये एनी पाथ लिख देता हूं यहां पे, एवरेज स्पीड में एनी पाथ और एवरेज वेलोसिटी में अगर ये स्ट्रेट पाथ है तो। अब देखते हैं हम यहां पे दूसरा केस, that if d1 and d2 are same and they are nothing but d by 2, यानी कि ऑब्जेक्ट जब a से b तक जा रहा है तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट d by 2 है, और जब b से c तक जा रहा है तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट d by 2 है, जहां पे d जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दोनों हाफ हाफ डिस्प्लेसमेंट हो गए। आप देख सकते हो मैंने पिछली फिगर के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट मैंने सेम दिखा है। तो ये हो गया d by 2 d by 2। टाइम इसमें लग रहा है t1 और t2, और वेलोसिटी होगी v1 और v2। अच्छा ये बताइए कि इसमें कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियस ही बात है, ये सेम डिस्टेंस है, लेकिन अगर टाइम इंटरवल t1 ज्यादा है तो वेलोसिटी v1 कम होगी, और अगर टाइम इंटरवल t2 कम है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी। अब हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि हमने आगे लिखा था, एवरेज वेलोसिटी v बार विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। लेकिन यहां पे अब t1 को हम लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू d1 बाय v1, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, d1 अपॉन v1। लेकिन यहां पे d1 जो है वो है d बाई 2, तो ये हो जाएगा d बाई 2v1। ऐसे ही t2 का इक्वेशन बन जाएगा d अपॉन 2v2। अब ये दोनों ही वैल्यूज मैं v बार में डाल देता हूं, तो v बार हो जाएगा, यहां पे न्यूमरेटर में जो d1 प्लस d2 है इसको मैं लिख रहा हूं सिर्फ d1 प्लस d2 यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो है d। और डिनोमिनेटर में जो t1 है वहां पे मैं ले रहा हूं d अपॉन 2v1, प्लस जो t2 है वहां पे मैं ले रहा हूं d अपॉन 2v2। ऑब्वियसली यहां पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों d कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा, आप देख रहे हो यहां पे 2 कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर में 1/2 कॉमन निकलेगा, तो वो न्यूमरेटर में आप लिख सकते हो। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगा v बार इज इक्वल टू 2 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2। अब इसमें डिनोमिनेटर में मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये मिल जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v1 v2। और वापस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मैं न्यूमरेटर में ले लेता हूं, तो v बार हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो बच्चों ये हो गया एक अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन आप तब यूज कर सकते हो जब आपको दिया हो कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे हाफ डिस्प्लेसमेंट v1 वेलोसिटी से और दूसरा हाफ डिस्प्लेसमेंट v2 वेलोसिटी से कवर कर रहा है, तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो वो होगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहां भी याद रहे कि अगर
पाथ स्ट्रेट नहीं है तो ये इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, अगर हम ये इक्वेशन एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं तो चाहे पाथ स्ट्रेट हो या पाथ कर्व्ड हो, कुछ भी हो, इसमें ये इक्वेशन से आपको एवरेज स्पीड मिल सकती है। तो वापस यहां भी मैं नोट डाउन कर लेता हूं कि ये इक्वेशन आप एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज कर सकते हैं अगर स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ। लेकिन ये इक्वेशन आप एवरेज स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं फॉर एनी पाथ। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा, अ कार इज मूविंग फ्रॉम सिटी ए टू बी with speed 50 km per hour and immediately returning back from city B to A with speed 70 km per hour. Find the average speed. Now, after getting this equation, it's very simple. We have to just put V bar is equal to 2V1 V2 upon V1 plus V2. Now, as you can see, V1 is 50 and V2 is 70, and here V1 is 50 plus 70. तो बच्चों ये मिल जाएगा आपको 58.33 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे केस में आसानी से इस इक्वेशन के द्वारा आपको आंसर मिल सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को डिटेल में समझा, और आपको बता दूं कि इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख छोड़ी है। आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं।